हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो फाइनली वो दिन आ ही गया कि जो रिवॉल्यूशन अब आने वाला है, अब पब्लिक भड़केगी और किस तरीके से रिवॉल्यूशन आउटब्रेक होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरीके से 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच की क्या हालात थे, कैसे कैसे लोगों में इनइक्वालिटीज थी, टैक्स बर्डन था और लोग किसी तरीके से गरीबी की जो मार झेल रहे थे, दाम बढ़ रहे थे। और उसके बाद जो जो एक स्टेट दूसरा था, यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट था, वो किस तरीके से फ्यूडल स्ट्रक्चर जो था पूरा, उसका कैसे फायदा उठा रहा था, कैसे प्रिविलेजेस को देख रहा था। उसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि जो थर्ड स्टेट के जो हाई क्लास लोग थे, जो अच्छी पढ़ाई करके बेहतर करके एक नई सोच और एक आइडियोलॉजी का जन्म हुआ, जो कुछ फिलोसोफर्स के मैंने नाम भी बताए थे। तो हमने जाना कैसे थे उसमें सॉरी, तो कैसे हम लोगों ने जाना कि उसमें उन लोगों ने किस तरीके से सोच बदली, डेवलपमेंट आया और फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों का जन्म होता है। तो अब हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो अब आगे क्या हुआ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो टॉपिक है एनसीईआरटी में आपने देखा ही होगा था, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन की शुरुआत अब यहीं से हुई थी। अब कैसे होती है शुरुआत, अब हम उसकी बात करेंगे। लास्ट में अंत में वीडियो में मैंने कहा था कि फाइनली उसने जो लुईस 16 था, उस राजा ने डिसाइड किया कि अब हम टैक्स बढ़ाएंगे। तो टैक्स बढ़ाने के लिए बारे में मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। फ्रेंच में क्या थी, मोनार्की थी। मोनार्की मैंने कई बार बताया, मोनार्की क्या होती है कि एक राजा है, उसी का शासन चलेगा, उसके बाद उसके बेटे का शासन और वही सब चीजें थी। लेकिन मोनार्की में एक सबसे इसको कह सकते हैं कि अच्छी चीज थी कि राजा के पास राइट्स नहीं होते थे कि वो अकेला ही सरकार में टैक्स का डिसीजन ले सके। इसलिए एक मीटिंग करनी होती थी और उस मीटिंग में बैठ के, जैसे पार्लियामेंट होता है हमारा, वहाँ बैठ के डिस्कशन होता है, ठीक उसी तरीके से वहाँ मीटिंग में बैठ के उन लोगों को डिसाइड करना होता था टैक्स बढ़ाने के लिए, और उसके लिए फिर वोटिंग होती थी। और यहाँ से हम वोटिंग के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो देखिए हुआ क्या था, लुईस 16 था जिसने डिक्लेयर्ड अ मीटिंग अ जनरल स्टेट टू इंक्रीज टैक्स एज ही हैड नो पावर टू अलोन। उसको अकेले पावर नहीं थी। और ये मीटिंग कभी लास्ट 1614 में हुई थी। और दूसरी बात, ये जनरल स्टेट क्या होता है, तो जनरल स्टेट इट इज अ पॉलिटिकल बॉडी। तो मतलब यहीं पे जो सारी मीटिंग्स होती हैं उसको हम जनरल स्टेट बोलते हैं। और पहले कभी मीटिंग 1614 में हुई होगी, तो लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि इतने टाइम बाद मीटिंग होने जा रही है। मतलब सोचिए ना, आप 1614 और फिर 5 मई 1789, मतलब आगे आप देखिए कितने सालों बाद मीटिंग्स हो रही थी। तो लोग भी एक्साइटेड थे, कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पे बात सिर्फ टैक्स की होने जा रही थी और उसके लिए वोटिंग होनी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा वोटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता था कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है, उसके 300 लोगों को बुलाया जाता था, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे। जैसे पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक उसी तरीके से वहां पे भी लोग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और जो थर्ड स्टेट होता है, उसके 600 लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। लेकिन इसमें जो 600 लोग थे ना, ये सिर्फ वो एजुकेटेड और जो एलिट क्लास था, जो हायर सोसाइटी वाले लोग थे, वही लोग अलाउ थे। यानी कि आर्टिस्ट, फार्मर्स, ये लोग अंदर अलाउ भी नहीं होते थे। लेकिन उन लोगों ने भी अपने 4000 लेटर भेजे थे अपनी अपनी डिमांड रखने के लिए। तो ये सारी चीजें थी और टैक्स के लिए, और ये सब लोग वहां पे अब जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आप लोगों ने कई बार लेफ्ट और राइट की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा है, जाना है, सुना होगा आप लोगों ने। तो वो जो लेफ्ट और राइट की जो पॉलिटिक्स थी ना, वो भी यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, वैसे तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, पर मैं यहाँ पे एक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप लोग देख रहे हो कि ये बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ। देखिए होता क्या है ना कि बेसिकली जो सिटिंग का होता था पूरा, वो जनरल स्टेट होता था जहाँ पे लोगों की सिटिंग होती है वर्सटाइल में, वहीं पे राजा बुलाता था, सबको मीटिंग होती थी और लेफ्ट में राइट में बैठा करते थे। तो जब अभी तो क्या होगा कि अभी ये सारा होने के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है, मतलब राजा तो रहेगा लेकिन अब संविधान बन जाएगा, तो उसको हम इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो मोनार्की भी हट जाएगी, रिपब्लिक बनेगा, तो तब वो लेफ्ट और राइट वाली पॉलिटिक्स आएगी। यानी कि होगा क्या है कि राइट में कौन लोग बैठेंगे, जो मोनार्की के सपोर्ट में होंगे, और राइट में वो लोग बैठे लेफ्ट में वो लोग बैठेंगे जो मोनार्की को हटाना चाहेंगे। तो वो लेफ्ट राइट की पॉलिटिक्स यहीं से शुरुआत हुई थी। वो वैसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वैसा ही कुछ था कि आवाज अब उठाने जाएंगे। क्योंकि लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज के, पावर के अगेंस्ट आवाज उठाना, उसी को लेफ्ट कहा जाता है। तो वहीं से ये लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया। बाकी जब आगे पढ़ेंगे कि मोनार्की हटेगी, तो वो लेफ्ट राइट वो मैं सारी चीजें आपको आगे कवर अप करता चलूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेट था 300 फर्स्ट के, सेकंड के भी 300, यानी कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग थे, और जो थर्ड स्टेट था उसके 600 लोग वो पीछे बैठा करते थे। और उसमें भी आर्टिस्ट और ये फार्मर और जो गरीब लेबर क्लास थे, ये लोग अलाउ नहीं थे उसके अंदर। तो आप देख रहे थे किस तरीके की इनइक्वालिटी थी। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद हम आगे बात करेंगे
ईच एस्टेट हैज वन वोट। वोटिंग सिस्टम बहुत अलग था यहाँ का। वोटिंग सिस्टम ऐसा नहीं था कि वन पर्सन वन वोट, इस स्टेट का एक वोट, इस स्टेट का एक वोट, इस स्टेट का एक वोट, यानी 300 लोग का एक वोट, 300 का एक वोट और 600 का एक वोट, और इस तरीके से वोटिंग हुआ करती थी। तो ये क्या है, ये तो इनइक्वालिटी हो गई। इक्वल वोट्स का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। जब ये दो लोग एक साथ हो जाएंगे तो फिर इन लोगों का वोट तो काउंट ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा। और यहीं पे थर्ड स्टेट जो था, उस थर्ड स्टेट ने, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि थर्ड स्टेट जो था, थर्ड स्टेट ने सोसाइटी में किस तरीके से फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के बारे में बात करी थी, लोगों तक वो सोच पहुंचाई थी। और वो जो थर्ड स्टेट था, फिर वो डिमांड करता है ईच पर्सन वोट, यानी हर इंसान का अलग अलग वोट की यहाँ पे डिमांड की जाती है। तो राजा भी भड़क जाता है कि इसको लगता है कि यहाँ टैक्स की बात करना है, तो ये लोग अपनी डिमांड लेकर बैठ गए। तो इसी के चलते हुए राजा जो है इस बात को पूरा रिजेक्ट कर देता है, और यहीं से हमारा जो आउटब्रेक है वो स्टार्ट होता है, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। बस यहीं से हमारा संविधान की डिमांड की जाती है। अब यहाँ से क्या होता है देखिए। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। फ्रेंच में क्या था ना कि वोटिंग सिस्टम हर इंसान को अलाउ नहीं था। इवन लेडीज और जो बच्चे थे उनको तो वोटिंग सिस्टम से एकदम ही आउट किया हुआ था। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वोटिंग राइट सिर्फ इन्हीं लोगों को था, ज्यादा लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं था। उसके बाद फिर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, उसमें भी कंप्लीट वोटिंग राइट नहीं आता। फिर रिपब्लिक आता है। तो कई सालों की मेहनतों के बाद वन वोटिंग राइट सिस्टम बहुत बाद में आता है, वो हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी राजा तो मना कर दिया, तो कह देगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई वोटिंग का राइट्स नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्या होता है, लोग सारे भड़क उठते हैं, थर्ड स्टेट के लोग, और फिर सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, बाहर एक टेनिस कोर्ट होता है वर्साइल, जो जहाँ पे सब लोग मिले थे, उसी के बाहर सारे प्रोटेस्ट में बैठ जाते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं कि हम ही इस फ्रांस की नेशनल असेंबली है, हम ही अब इसका संविधान बनाएंगे, और जब तक संविधान नहीं बनेगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा फ्रांस का, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। तो यहां तक तो मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी। और इवन उनके सपोर्ट में यहाँ पे कुछ नाम है, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, मीरू बेयो और एबे सियर्स। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, और उनके सपोर्ट से फिर प्रोटेस्ट होती है और नेशनल असेंबली बॉडी ड्राफ्टिंग कमीशन में लग जाती है। मतलब वो तो प्रपोजल डाल देती है राजा के सामने, राजा फिर वही होता है कि प्रोटेस्ट होती है और काफी दिन चलती है। ये प्रोटेस्ट एक दिन नहीं, काफी समय तक चलती है। और इस प्रोटेस्ट के चलते हुए फिर चीजें और सोसाइटी में कैसे बदलती हैं और क्या नई चीजें निकल कर आती है। प्लस मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में, आपको याद होगा, अब आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए, डेट आती है 14 जुलाई 1789। तो ये डेट आप लोगों को याद आ गई होगी जब मैंने कहानी की फ्लैशबैक से शुरू करी थी हमारी स्टोरी, जो हमारा सबसे पहले वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया था वर्साइल फोर्ट पे लोगों ने किस तरीके से अटैक किया। तो वो कहानी अब आ गई है यहाँ पे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। यानी कि अदर पीपल फेस, यानी कि क्या था कि जो लोग थे वो तो बैठ गए थे नेशनल असेंबली में अपना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन जो बाकी लोगों की जो आम जिंदगी चल रही थी वो क्या झेल रहे थे, वो झेल रहे थे वही पैसे का, मतलब जो प्राइस बढ़ रहा था, एम्प्टी ट्रेजरी, महंगाई, बेरोजगारी, वो सारी चीजें तो लोग झेल ही रहे थे। तो उन लोगों ने भी अपना प्रोटेस्ट करा, और वही प्रोटेस्ट जो वर्साइल में आपको देखने को मिला था, जो फोर्ट को जला दिया था, वही सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद वो पूरे फोर्ट को जला दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, प्रोटेस्ट होती है। मतलब वो लोग तो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं संविधान के लिए, और जो आम जनता है वो भी जुड़ जाती है। अब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस प्रोटेस्ट के लेके, अब बस बहुत हो गया, इस राजा से हम दुखी हो गए हैं, और गरीबी और बेरोजगारी से हम लोग परेशान होते हुए, और वो प्रोटेस्ट करते हैं। और यहाँ पे वो वर्साइल फोर्ट को जलाते हैं, प्रोटेस्ट होती है, काफी सारी ट्रेजरी जला दी जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं अब राजा के साथ। तो राजा तो अब जो था उसको तो घबराहट हो ही जाती है कि लोग इतने कैसे अचानक से भड़क जाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो अब क्या होता है, र्यूमर स्प्रेड होता है, और मनार डिस्ट्रॉय ट्रूप्स। तो ये इस तरह का र्यूमर फैलता है। ये मनार को मैं बता देता हूँ, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो यानी कि राजा के ही अंडर जो काम करने वाले लोग थे, जिनको दे दिया गया था कि ये अलग अलग लैंड का टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जो उसी के अंडर काम करने वाले लोग थे। तो ये रूमर फैल गई थी कि वो लोग आके अब इन गरीब लोगों की फसल वसल चला देंगे। मतलब राजा ने ट्रुप्स भेज दिए थे। मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में भी बताया था कि रूमर फैली थी, तो वो उसी रूमर की मैं बात कर रहा हूँ। जो रूमर फैलती है, अफवाह फैलती है ना, कि अफवाह के तो कोई पैर नहीं होते, फैल जाती है कि राजा ने अपने ट्रुप्स भेज दिए हैं। और यहीं से लोगों ने डिसाइड करते हैं कि राजा से पहले कि हम पे अटैक करें, सारे लोग एकत्रित होके, जो उनका चेटियक्स होता है, चेटियक्स क्या होता है बेसिकली, जो राजाओं के मतलब बड़े बड़े जो महल होते हैं, उनको हम चेटियक्स यहाँ पे वर्ड बोलते हैं, वहां जाके अटैक करते हैं, उसको जला देते हैं, सारे एविडेंसेस को फाड़ देते हैं, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। और इसी के चलते हुए इवन जो नोबिलिटी यानी कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, इवन वो माइग्रेट कर जाते हैं, फ्रांस छोड़ देते हैं डर के मारे, क्योंकि हालात बद से बदतर हो जाते हैं।
और यहीं के चलते हुए लुईस 16 जो था वो फाइनली डिसाइड करता है कि ठीक है भैया बहुत हो गया, मैं घुटने टेक देता हूँ, बना लो संविधान। और यहीं से एक आउटब्रेक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है यहाँ से। अब यहाँ से टॉपिक खत्म नहीं हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो अभी और आगे बहुत लंबा है। अभी क्या होता है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम और टैक्स सिस्टम। तो जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, जो टैक्स सिस्टम था यानी कि जो फर्स्ट स्टेट था टीटी और टेली, जो टैक्स हुआ करता था उसको अबॉलिश कर दिया गया। यानी कि जो फर्स्ट स्टेट था वो लोग अब कोई टैक्स नहीं लेंगे, जो चर्च वाले थे ना टैक्स लिया करते थे वो सब खत्म कर दिया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है एकदम। यानी कि जो सारी चीजें पहले से चलती चली आ रही थी वो सब सिस्टम अबॉलिश हो जाते हैं और 1971 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन के तैयार होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा तो रहेगा लेकिन अब संविधान के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे राजा की पावर को बेसिकली कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब अभी तो ये है कि राजा मान गया है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी जो संविधान बनेगा क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या राइट्स बनेंगे, क्या क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, किस तरीके से बनेगा, कैसे सरकमस्टेंसेस रहेंगे, वो अब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो मेरा दोस्तों यही था आज का टॉपिक जिसमें मैंने बात करी थी द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आई होप आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी और आपको कनेक्टिविटी भी आ गई होगी कि जो स्टार्टिंग से चलता चला आ रहा था वो जो रिवॉल्ट था वो कहाँ पे आके आउटबर्स्ट होता है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।